हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोबेबिलिटी में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी लास्ट क्लास में। आज हम सबसे पहले कुछ कंसेप्ट्स की बात करेंगे एंड देयर आफ्टर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। अभी तक हमने सैंपल स्पेस निकालना सीखा था फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, गिवन बिलो टेलीफोन नंबर या फिर ईमेल पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ एक फॉर्मूले मैं डिस्कस करूंगा और वो फॉर्मूले आप नोट कर सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं बाद में जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक जगह पर मैंने उन सभी को कलेक्ट कर दिया है। एंड तक जो भी फॉर्मूले आने वाले हैं, इससे पहले मैं कुछ एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सर्टेन डेफिनेशंस हैं, सो दोज डेफिनेशंस वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहली बात ये होती है कि हमें मालूम होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है। हम कोई भी काम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट है। लाइक हमने एक कॉइन को टॉस किया, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। एक डाइस को थ्रो किया, ये एक्सपेरिमेंट है। हमने एग्जाम दिया, वो एक एक्सपेरिमेंट है। हम स्पोर्ट्स में खेलने गए, वो एक एक्सपेरिमेंट है। अब इन सभी चीजों में आप देखिएगा कि जो आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट है कि हमने कॉइन टॉस किया, तो आउटकम आपका सर्टेन नहीं है। आउटकम अनसर्टेन है, हमें नहीं मालूम कि हेड आएगा या टेल आएगा। हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलने गए, अनटिल एंड अनलेस कि दोनों टीम्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, इन जनरल आप सर्टेनली नहीं कह सकते कि हम विन करेंगे या लूज करेंगे। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम पहले से ही सर्टेन नहीं हो और एक से ज्यादा जिसके आउटकम पॉसिबल हो। मतलब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कुछ भी सर्टेन नहीं है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सो देयर आर टू इसेंशियल कंडीशंस। फर्स्ट वन, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, एंड सेकंड वन, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। पहले से ही हमें मालूम ही नहीं होगा कि क्या आपका आउटकम आने वाला है। अब इसके बेस पे हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम हो, उन सभी आउटकम का यदि एक सेट प्रिपेयर करें तो उस सेट को हम कहेंगे सैंपल स्पेस। जितने भी पॉसिबल आउटकम हो, लाइक एक कॉइन को टॉस करने पर हेड और टेल आएगा, इन दोनों का सेट बना देंगे तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। लाइक इफ आई थ्रो ए डाइस, तो डाइस को थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो इस तरीके से इस सेट के अंदर और रोलिंग डाइस 6 पॉसिबल आउटकम होंगे। सभी पॉसिबल आउटकम को एक सेट के अंदर रख देते हैं तो जो हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनाना हमें आना चाहिए। जब भी हम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की कैलकुलेट करेंगे तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज इवेंट? व्हाट इज इवेंट? तो हमने जैसे एक डाइस को थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने पर आपके 6 आउटकम आए, एक सेट बनाया, उसे बोलेंगे सैंपल स्पेस। अब डाइस को थ्रो करने पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कौन कौन सी बातें हो सकती हैं? कि आप कहेंगे कि गेटिंग इवन नंबर। तो इवन नंबर का यदि आप एक सेट प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर केवल 3 एलिमेंट आएंगे, 2 4 एंड 6। आप ये भी कह सकते हो गेटिंग ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का सेट प्रिपेयर करेंगे तो उसके अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, 1 3 5। आप ये भी कह सकते हो गेटिंग नंबर मोर देन 5, तो उसके अंदर केवल एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 6। ये सभी बातें जो अभी हम बोल रहे हैं ये सभी इवेंट हैं। तो एक सैंपल स्पेस के अंदर एन नंबर ऑफ कितने ही इवेंट्स हो सकते हैं। तो जिस इवेंट की हम बात करेंगे क्वेश्चन के अंदर, वो ऑलवेज सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। एक या एक से ज्यादा इवेंट दे रखे होंगे, वो सभी इवेंट सैंपल स्पेस के सबसेट होंगे, या सैंपल स्पेस उन सभी इवेंट्स का यूनिवर्सल सेट होगा। ये एक दूसरा कंसेप्ट आपके दिमाग के अंदर रखना है। अब मैं इवेंट की बात कर रहा था, तो इवेंट भी कई तरीके के डिफाइंड है यहाँ पर। सबसे पहले आता है आपका सिंपल इवेंट। तो सिंपल इवेंट उस इवेंट को बोलते हैं, हम कोई भी इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, यदि उसको हम सिंपल इवेंट कहेंगे यदि उस इवेंट के अंदर, लाइक जस्ट देखिए
इफ ईज इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट, एक ही पॉइंट हो उसके अंदर, एक्सक्यूज मी, ओनली वन पॉइंट आ जाए तो ऐसे इवेंट को हम सिंपल इवेंट बोलेंगे। अब मैं डिफाइन करता हूं सिंपल इवेंट। टॉस टू कॉइन्स, दिस इज योर रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दो कॉइन को टॉस करने पर रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। सैंपल स्पेस में प्रिपेयर करूंगा तो उसके अंदर एलिमेंट आएगा एच एच, एस टी, टी एच एंड टी टी, ये चार एलिमेंट आए। दिस इज सैंपल स्पेस। अब मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूं, देखें, गेटिंग टू हेड्स। गेटिंग टू हेड्स इज एन इवेंट, और उस इवेंट के अंदर यहां पर इवन लिखा हुआ है, एक एलिमेंट आएगा एच एच, तो एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट इज वाई इट इज ए सिंपल इवेंट। अब मैं कह देता हूं गेटिंग टू टेल्स, तभी भी एक ही एलिमेंट आएगा, टी टी। इन दिस वे यदि किसी भी इवेंट सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट आता हो उसको हम बोल देंगे सिंपल इवेंट। अब सिंपल है तो दूसरा आपका आएगा कंपाउंड इवेंट। तो इट्स वेरी सिंपल। सिंपल इवेंट में एक एलिमेंट होगा, कंपाउंड इवेंट में मोर देन वन एलिमेंट यदि किसी भी इवेंट के अंदर आ रहे हो तो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। लेकिन अबव केस हम कह देते हैं, ऊपर वाले ही केस में यदि मैं कह देता हूं गेटिंग वन हेड, तो गेटिंग वन हेड का यदि मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर दो एलिमेंट आ जाएंगे, एस टी और टी एच, क्योंकि एस टी में भी एक हेड आ रहा है और टी एच में भी एक हेड आ रहा है, तो ऐसे इवेंट को हम कंपाउंड इवेंट बोल देते हैं। तो सिंपल एंड कंपाउंड दो तरीके के इवेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। एलजेब्रा ऑफ इवेंट में फिर एक इवेंट की हम बात करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो सेट थ्योरी में हम कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा करते थे। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट क्या होता था, उस सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट्स को हम ले लेते थे, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता था। लाइक यहाँ पर एक सैंपल स्पेस लिया हुआ है और सैंपल स्पेस के अंदर ले रखा है हमने टॉसिंग थ्री कॉइन्स, और टॉसिंग थ्री कॉइन में ये 8 एलिमेंट आ गए सैंपल स्पेस के अंदर, विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर। 8 एलिमेंट्स आ गए। अब मैं देखिए इवेंट डिफाइन करता हूं। एक मैंने इवेंट डिफाइन किया गेटिंग टू हेड्स। तो गेटिंग टू हेड्स का यदि मैं इवेंट बनाऊंगा, इसको मैंने ए लिखा है, उसके अंदर ये 3 एलिमेंट आएंगे, एच टी एच, एच एच टी, टी एच एच, 3 एलिमेंट्स आ गए। अब मैं कह देता हूं गेटिंग टू टेल्स। तो गेटिंग टू टेल्स यदि मैं आपको गेटिंग टू टेल्स, तो ऐसे ही गेटिंग टू टेल्स यदि मैं लूंगा तो उसमें आएगा आपका टी टी एच, 2 बार आप टेल ले लेंगे। अब यहां पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को एक्सप्लेन करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है नॉट ए, मतलब एक इवेंट है तो नॉट ए को कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलेंगे। तो नॉट ए का मतलब होगा ए के अलावा बाकी सभी एलिमेंट जिस सेट के अंदर आएंगे दैट विल बी नॉट ए। तो यहां पर ए में ये 3 एलिमेंट आए। अब आप नॉट ए लोगे तो इस सैंपल स्पेस के रिमेनिंग 5 एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ए बोलेंगे। तो किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, उस इवेंट के अंदर जो एलिमेंट है उनको एक्सक्लूड करके सैंपल स्पेस में जो भी एलिमेंट बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा। जैसे मैं यहां पर एक्सप्लेन करूं, टॉसिंग टू कॉइन्स, सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट आए, मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया गेटिंग टू हेड्स, तो गेटिंग टू हेड्स ये इवेंट हो गया। इसके यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री चाहता हूं तो सैंपल स्पेस में एच एस को हटाकर रिमेनिंग एलिमेंट जो भी 3 बचेंगे उन एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवन हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया उस इवेंट को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग सभी एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे। उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे ए बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। नेक्स्ट आएगा द इवेंट ए और बी। ए और बी को हम यूनियन भी बोलते हैं। आपको पता है सेट थ्योरी में आप करते हो ए यूनियन बी इज ए और बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी होता है, वही यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ए और बी का यहाँ पे मीनिंग होगा कोई भी ए के जितने भी एलिमेंट हैं और बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट उस इवेंट के अंदर आ जाएंगे। ए यूनियन बी जैसा हम निकालते थे, एग्जैक्टली वही काम करना है यहाँ पर, और इसको रीड करना है ए और बी। जब भी ए यूनियन बी लिखा हो इसको रीड करना है ए और बी। तो ए और बी में जितने भी एलिमेंट हैं, जैसा कि हम सेट थ्योरी में करते थे, ए और बी या ए यूनियन बी में सभी एलिमेंट आ जाएंगे।
इसी तरीके से होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी को रीड करेंगे एंड ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए एंड बी में जितने भी एलिमेंट हैं दोनों में वही आएंगे। तो यहां पर देखिए एक एग्जांपल यदि मैं ले लेता हूं, एक सेट दे रखा है यहां पर 61 62 63 64 65 66 और बी एक सेट दे रखा है 56 65 66। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी यदि निकालना है या ए एंड बी निकालना है तो दोनों में जो भी एलिमेंट कॉमन है वो आ जाएंगे 65 एंड 66। तो नथिंग इज न्यू, ये बिल्कुल सेट थ्योरी का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट वन आता है आपका इवेंट ए बट नॉट बी। इसको ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट ए बट नॉट बी, दैट इज ए माइनस बी। और ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है आपको इवेंट ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो कि बी के अंदर अवेलेबल नहीं है। इवेंट ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो कि वी के अंदर अवेलेबल नहीं है। अब इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं। टॉसिंग ए डाइस, तो डाइस को टॉस करने पे एलिमेंट आएंगे, सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 6। ए मैंने एक इवेंट डिफाइन किया गेटिंग 2 3 5, बी एक इवेंट डिफाइन किया गेटिंग 1 3 5। दो मैंने इवेंट यहाँ पर डिफाइन किए हैं जो बना लिया है। यहाँ पे ए कह रहे हैं गेटिंग ए प्राइम नंबर, तो गेटिंग ए प्राइम नंबर का मतलब हो गया 2 3 5। और बी एक इवेंट डिफाइन कर दिया गेटिंग एन ऑड नंबर, तो बी में एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 5। दो सेट बन गए हमें। अब हमें क्या क्या निकालना है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है ए और बी। तो ए और बी का मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी, इन दोनों सेट्स का यूनियन ले लेंगे। तो ए यूनियन बी के अंदर आपका आ जाएगा 1 2 3 5, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं एक सेट के अंदर, इसलिए इट विल बी 1 2 3 5। दूसरा कह रहा है फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो लेने हैं। तो यहाँ पे 3 5 आ जाएगा। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी का मतलब होता है एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे ए के वो एलिमेंट लेने हैं जो बी में नहीं है, मीन्स ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये एलिमेंट्स ऑफ ए ही होंगे, तो दैट इज 2, बिकॉज 3 एंड 5 आर देयर इन बी, तो 3 और 5 को नहीं लेंगे। अभी आपसे कह रहा है फाइंड नॉट ए। नॉट ए जब निकालना है तो हमें सैंपल स्पेस के वो सभी एलिमेंट लेने हैं जो कि ए के अंदर नहीं है। एक्सक्लूड कर दीजिए ए को, तो एक्सक्लूड यदि 2 3 5 को कर दूंगा मैं सैंपल स्पेस में से, तो आई विल हैव 1 4 6। तो इस तरीके से हम नॉट ए का या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मीनिंग समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब एक्सक्लूसिव को समझने की जरूरत है। यदि दो इवेंट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, यदि दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन 5 हो या उन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। या आप कोई भी इवेंट कर रहे हो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे दो इवेंट जो एक साथ कभी नहीं हो सकते हो, एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा, ऐसे इवेंट को भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे। जैसे इफ यू अपीयर इन एग्जाम, इधर यू विल पास और फेल, ऐसा तो हो नहीं सकता आप साथ में पास भी हो जाएंगे और फेल भी हो जाएंगे। तो ऐसे दो इवेंट पासिंग एंड फेलिंग द एग्जाम या एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। यदि आप किसी स्पोर्ट्स में खेलते हैं जिसका कि रिजल्ट आना ही है, तो इधर यू विल विन और लूज, तो आप विन करेंगे तो लूज नहीं करेंगे, लूज करेंगे तो विन नहीं करेंगे। तो ये दोनों इवेंट आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गए। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है टॉस ए कॉइन। तो ऑन टॉसिंग कॉइन इन सिंपल स्पेस, वो सॉरी टॉसिंग ए डाइस, on tossing a dice in sample space we'll get 1 2 3 4 5 6। अब one event is defined getting odd number, तो उस इवेंट के अंदर एलिमेंट आएंगे 1 3 5। अदर इवेंट इज डिफाइंड गेटिंग इवन नंबर, तो उसमें 2 4 6 आएगा। अब इन दोनों के अंदर आप देख लीजिए कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। यदि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यदि किन्हीं भी दो इवेंट सेट का यदि इंटरसेक्शन 5 आ रहा हो, तो उन दोनों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। और थ्योरेटिकली समझने का मतलब यह है दो इवेंट जो कि साइमल्टेनियसली जिनका होना पॉसिबल ना हो, ऐसे इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं।
सो दोज इवेंट विच कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, सेट थ्योरी में किन्हीं भी दो सेट्स का यदि इंटरसेक्शन फाई हो, उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो ऐसे इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बाद एक आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट की फिर हम कंबाइन भी कर देंगे। एक कोई भी सैंपल स्पेस है आपका, तो सैंपल स्पेस में मैंने जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हम बहुत सारे इवेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, एक सैंपल स्पेस ले रखा है टॉसिंग ए डाई। तो डाइस को टॉस करने पे सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6। ये सैंपल स्पेस बन गया। अब इसके मैं देखिए अलग अलग इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ, एडजस्ट आप समझ जाएंगे। उसके बाद एक मैंने ए इवेंट डिफाइन किया है नंबर लेस देन 4, बी डिफाइन किया है नंबर ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, और सी इवेंट डिफाइन किया है नंबर ग्रेटर देन 4। तो ए के अंदर एलिमेंट आए लेस देन 4 मीन्स 1 2 3। बी इवेंट है आपका ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 5, तो 3 4 हो गया। सी इवेंट है ग्रेटर देन 4, तो इसके अंदर एलिमेंट आया 5 6। अब इन तीनों का मैं यूनियन ले रहा हूं, यूनियन ले लीजिए तीनों का, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा, यूनियन लेने पे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल गया मुझे वापस से, 1 2 3 4 5 6 मिल गया। तो यदि इवेंट्स का यूनियन, जितने भी इवेंट दे रखे हैं उन सभी का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाए, तो ऐसे इवेंट को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। इफ द यूनियन ऑफ इवेंट्स, एक से ज्यादा इवेंट किसी भी सैंपल स्पेस में डिफाइन कर रखे हैं, मगर उन सभी इवेंट्स का आप यूनियन लेते हैं और वापस से हमें सैंपल स्पेस आ जाता है, तो ऐसे इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। अब एक दूसरी चीज और बताऊंगा, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। मतलब वो एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव की क्या कंडीशन है कि उन सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव की क्या है, उन सभी इवेंट्स का यूनियन लेने पर आपको सैंपल स्पेस वापस मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे डबल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एग्जॉस्टिव के लिए, कि जो भी इवेंट दे रखे हैं उनका इंटरसेक्शन तो फाई होना चाहिए और उनका यूनियन पूरा सैंपल स्पेस हो जाए, तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट कह देंगे। एग्जांपल यदि आप समझना चाहें तो मैं दो इवेंट बता देता हूं, गेटिंग इवन नंबर एंड गेटिंग ऑड नंबर ऑन टॉसिंग ए डाई। गेटिंग इवन नंबर एंड गेटिंग ऑड नंबर ऑन टॉसिंग ए डाई। तो देखिए गेटिंग इवन नंबर पे आपको मिलेगा 2 4 6 और गेटिंग ऑड नंबर पे मिलेगा 1 3 5। आप देख लीजिएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। और यदि मैं इन दोनों का यूनियन ले लूंगा तो वो आपका वापस से सैंपल स्पेस मिल जाएगा। तो ऐसे दो इवेंट जिन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है मगर यूनियन पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आपको मिल रहा है, सच इवेंट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये यहाँ पर मैंने आपको कुछ एक डेफिनेशंस बताई। फर्दर इसमें आपका जितने भी टॉपिक्स है वो मैं आगे कवर कर दूंगा। फॉर्मूले जो मैं बताने वाला हूँ अभी, उन फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखेंगे, तो ध्यान से देखने पर आपको सभी क्वेश्चंस में आप इन फॉर्मूलों को एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो इनके अलावा आपका कुछ भी यूज नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप डायरेक्टली इसको कर पाएंगे। हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। अभी तक तो हम इवेंट्स की बात कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कोई भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे निकालेंगे हम? पहला स्टेप होगा हम सैंपल स्पेस निकालेंगे और उस इवेंट का सेट निकालेंगे जैसे अभी मैंने बताया था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट। जो इवेंट सेट आया है उसके एलिमेंट को काउंट कर लीजिए और उसको सैंपल स्पेस में जो टोटल जितने एलिमेंट है उनको काउंट कर लीजिए। दोनों का जो रेशियो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट सेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इसको हम किसी भी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी कहेंगे। एक दूसरी चीज है ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यदि आपको ए के होने की प्रोबेबिलिटी पता है और नहीं होने की मींस नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए, तो ऑलवेज ये रूल है किसी भी इवेंट के अकरेंस
एंड नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट को पी ए बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए। तो कभी भी किसी भी इवेंट के होने की यदि आपको प्रोबेबिलिटी मालूम है और उसके नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी यू वांट टू फाइंड, तो इट इज वेरी सिंपल, इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट इवेंट। तो ऑलवेज अकरेंस और नॉन अकरेंस आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए और बी। ऐसे ही पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए एंड बी साइमल्टेनियसली, बोथ ए एंड बी ऑल्सो। ऐसे ही अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, पी ए माइनस बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए ओनली, और you can say A but not B. It is also represented as PA intersection B complement, and that would be equal to PA minus PA intersection B. A formula you have to learn. It is PA minus PA intersection B. इसका मतलब है A probability of occurrence of A, and you have to subtract probability of simultaneous occurrence of A and B from this. You will get PA minus B. ऐसे ही we can write PB minus A. ए माइनस बी और बी माइनस ए में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसी चीज है। ए माइनस बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, और बी माइनस ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी बट नॉट ए। इट कैन बी रिटन एज पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, दैट इज पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आता है फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का। A यूनियन B मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A और B। दूसरी चीज ध्यान से रख लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B। एट लीस्ट वन ऑफ A एंड B, इसका मतलब भी PA यूनियन B होता है। नोट इट डाउन, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम, इट इज ऑल्सो PA यूनियन B। A यूनियन B का मतलब एट लीस्ट वन ऑफ देम B होता है, मतलब A अकर्स, B अकर्स और बोथ अकर्स। तो PA यूनियन B is also probability of occurrence of at least one of them, और it would be equal to PA plus PB minus PA intersection B. This is known as addition theorem of probability. इसको addition theorem of probability बोलते हैं। PA यूनियन B is equal to होगा PA plus PB minus PA intersection B। यदि 3 इवेंट्स हैं A, B एंड C, तो ए बी सी के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी 3 इवेंट्स की, इट इज पी ए यूनियन बी यूनियन सी। इसके लिए फॉर्मूला है आपका पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सेट थ्योरी में जो आप फॉर्मूला निकालते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, इट इज द एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट की जगह आप प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगा देते हैं। अब आ जाता है, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दो इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं यदि उन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होता है। फाई का मतलब है उसके अंदर इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि एलिमेंट ही कोई नहीं है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। तो जब दो एलिमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो, तब तो हम क्या लिखते हैं, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने पे ये पी ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता है, ये कंडीशन है आपकी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी को इसी फॉर्मूले में 0 रख देंगे, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। आपको किसी क्वेश्चन में प्रूव करवाया कि प्रूव दैट दीज टू इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आप पी ए यूनियन बी निकालोगे, वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल आ जाता है, तो यू विल राइट दैट इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और किसी क्वेश्चन में दे ही रखा है, ऑलरेडी गिवन है कि द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो यू विल टेक पी ए यूनियन बी एज पी ए प्लस पी बी। नेक्स्ट आपका डी मॉर्गन्स लॉ, जो आप सेट थ्योरी में पढ़ते हो, जस्ट यहाँ में मैंने मेंशन किया है, कभी कभी यूज हो जाता है, तो लर्न इट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं जो 9th फॉर्मूला बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस। पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट,
ये वैसे तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी होगा ही। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने अभी जैसे बताया था, किसी भी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी के नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है क्या एक्चुअली, इसको रीड करेंगे जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। तो नीदर ए नॉर बी का मतलब होता है पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखना है। नीदर ए नॉर बी मींस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे। तो नीदर ए नॉर बी जब भी निकालना हो वो पी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा, and that would be equal to 1 minus P A union B होगा. So you learn this one particular formula. Two questions are there in 11th class NCERT based on this particular formula. Now come to the next one. Probability of exactly one success if E and F try. कोई भी दो लोग आपके ट्राई कर रहे हैं E और F, एग्जैक्टली वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है। तो वो होगा एक्चुअली एग्जैक्टली वन का मतलब है E सक्सीड, तो वो होगा पी ई माइनस एफ, मतलब ई को सक्सेस मिल रही है एफ को नहीं मिल रही, प्लस एफ सक्सीड एंड ई फेल्स, तो वो होगा पी एफ माइनस ई। तो प्रीवियस पेज पे मैंने ये फॉर्मूले लिखाए थे, उन्हीं को यूटिलाइज कर रहा हूं। पी ई माइनस एफ होगा पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे ही पी एफ माइनस ई होगा पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। इन दोनों को क्लब करने पे आई विल हैव पी प्लस पी एफ माइनस 2p इंटरसेक्शन एफ। ये एग्जैक्टली वन सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एट लीस्ट वन ऑफ द टू ई एंड एफ फेल्स, मतलब एटलीस्ट टू सक्सेस का मतलब तो होता है ई यूनियन एफ। एटलीस्ट वन ऑफ द टू ई एंड एफ सक्सीड, उसका मतलब होता है पी ई यूनियन एफ, पर एटलीस्ट वन ऑफ देम फेल्स, तो इसका मतलब होता है वन माइनस बोथ सक्सेस। एटलीस्ट वन फेल होने का मतलब होता है वन माइनस बोथ सक्सेस, वन माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको निकालना है इस केस में। जब एटलीस्ट वन ऑफ द टू ई एंड एफ फेल्स, मिसलेनियस में सॉल्व एग्जांपल है इस पे बेस्ड, उसके लिए फॉर्मूला मैंने प्रिपेयर किया है यहाँ पे, इट विल बी वन माइनस पी इंटरसेक्शन एफ। तो आप इन सभी फॉर्मूलों को नोट कर लेंगे। तो हम जो सक्सेसिव वीडियोस में मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट 3 एक्सरसाइज, तो उसमें सभी फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। तो यू जस्ट लर्न दैम। थैंक यू।